भाई जब सरकार में जो बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी है संविधान के संरक्षण की, अगर वही संविधान को खो देगा तो शेष दूसरी एजेंसियां कैसे संविधान को बचा पाएंगी? लोग कहते हैं कि सरकार ने गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट सही कर लेती। क्यों भाई, सरकार गलत करने के लिए बैठी है क्या? जो प्रधानमंत्री होता है, अगर वो लोकसभा का सांसद है तो लोकसभा का नेता भी होता है। तो वर्तमान में लोकसभा के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी ऐसी तारीफें की हैं उनके पिछले कार्यकाल की। किनके? ओम बिड़ला के। क्या क्या किया आपने? अपनी अध्यक्षता में इतने कानून पारित करवाए। अरे नरेंद्र मोदी जी, जितने कानून पारित हुए उनमें से कितने पर बहस हुई? दोस्तों, संविधान में प्रक्रिया लिखी है कानून कैसे बनेगा। मैं यहां पर दो अनुच्छेदों का हवाला दूंगा। एक है अनुच्छेद 107 और दूसरा उससे पहले है अनुच्छेद 105। मैं इन दो का हवाला देकर बताऊंगा कि कैसे मोदी सरकार संविधान का घोर उल्लंघन कर रही है। तो आप खुद से अपनी पीठ ठोक लीजिए कि हमने इतने सारे कानून पारित करवा लिए, लेकिन संविधान की भावना की तरफ तो आपने देखा नहीं, क्योंकि यह राजाज्ञा नहीं जारी हो रही थी प्रधानमंत्री जी। यह लोकतांत्रिक देश में कानून निर्माण हो रहा था जहां सांसदों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए था। कम से कम विपक्ष उस पर चर्चा करता तो आज देश के सामने यह बात आती कि तीनों क्रिमिनल लॉ, जिनमें से एक 1860 में बनी थी आईपीसी, दूसरा 1872 में बना था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लेकिन तीसरा 1973 में बना था। जी हां, 1973 में बनी थी दंड प्रक्रिया संहिता। इन तीनों को एकाएक बदलने का काम आप क्यों कर रहे हैं? इस पर विपक्ष के सांसद सवाल करते, आप जवाब देते तो जनता को कुछ समझ में आता। दरअसल आपको यही छुपाना था, इसीलिए आपने 149 सांसदों को निलंबित करा करके एक तरफा तीनों कानून एक दिन में पारित करवाया। मोदी जी, आपने कौन सी धारा के तहत भारत के किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़कें खुदवा दी? बताएंगे आप? मोदी जी, आप कटीले तार सड़कों पर किस धारा के तहत बिछवा रहे हैं? संविधान में कहां आपको शक्ति मिली है कि आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की सीमा को ब्लॉक कर दें? आपने तो बिना आपातकाल की घोषणा किए वो सब कुछ कर दिया है जिसे आपातकाल में भी करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। आपने बिना आपात की घोषणा किए वो सब किया है कि अध्यक्ष के खड़ा होने पर बैठ जाइए, 5 साल कहना न पड़े। ये कौन सी भाषा आज बोले हैं ओम बिड़ला जी? ये किसी कीमत पर लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। और मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि महज संविधान की किताब हाथ में ले लेने से संविधान की रखवाली करने की योग्यता आप में नहीं आ जाएगी। आपकी नीयत सही है, लेकिन संविधान में कहां कहां सरकार उल्लंघन कर रही है, छेड़खानी कर रही है, इस पर भी आप लोग गहन चिंतन करिए, ज्ञान लीजिए और अपनी बात, अपनी आवाज न केवल संसद में बल्कि सड़क पर भी बुलंद करिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, मैंने भारत के संविधान पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें लिखी है। वर्ष 2003 से यानी 21 वर्षों से मैं न्यायिक सेवा और आईएएस यानी सिविल सेवा के लिए कानून पढ़ा रहा हूं। मैंने ये पाया है कि राजनीति करते समय नेता, पार्टियां संविधान का बहुत जगह पर उल्लंघन कर जाते हैं। 100% कानून का पालन संभव भी नहीं है। जो कानून लिखे हुए हैं, अगर हम उनके हिसाब से जिंदगी जीना चाहें 100% तो संभव भी नहीं है। लेकिन यथासंभव हम कानून का पालन करते हैं और अनजाने में ही कहीं कानून का उल्लंघन होने देते हैं। जो लोग जानबूझकर कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें कानून की निगाह में सजा के योग्य माना जाता है, अपराधी माना जाता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों, अगर जन सामान्य के हितों की रक्षा के लिए आम व्यवहार में कहीं किसी पार्टी से, किसी नेता से, संवैधानिक राजनीतिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से संविधान का थोड़ा बहुत अनुपालन हो जाए, अनुपालन यानी पालन न होना हो जाए, तो वो तो माफी के योग्य है। लेकिन अगर किसी पद पर बैठा कोई पदाधिकारी जानबूझकर संविधान की अवहेलना करे, जानबूझकर संविधान को तोड़े मरोड़े, तो यह राष्ट्र के प्रति अपराध है। विगत 10 वर्षों में मोदी सरकार ने अपने गवर्नर्स के जरिए, ईडी और सीबीआई के जरिए, और जब 2019 के चुनाव के बाद ओम बिड़ला को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया, तो इनके जरिए
नरेंद्र मोदी सरकार ने, बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला संविधान का उल्लंघन किया है, मजाक उड़ाया है। आज हमारे दो मुख्यमंत्री जेलों में हैं। अब कोई कह सकता है कि हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, तो ठीक है, मान लेते हैं भाई कि दोषी होंगे, लेकिन दोषी तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी थे। रेप का, यौन उत्पीड़न का आरोप लगने पर लोगों के घर गिराने वाली बीजेपी सरकारें उन पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? और भ्रष्टाचार के आरोप तो अजीत पवार पर भी हैं, हेमंता विश्व शर्मा पर भी हैं। फिर वो मंत्री बनकर, मुख्यमंत्री बनकर, डिप्टी सीएम बनकर कैसे बैठे हुए हैं? कहने का मतलब यह है कि अगर प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति, गृह मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति, संविधान के निर्वहन की शपथ खाने वाला वह पदाधिकारी जिसके हाथ में देश के सारे संसाधन, सारी शक्तियां हैं, अगर वह अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, पद पर बने रहने के लिए सरेआम भेदभाव करेगा, तो संविधान में जो अनुच्छेद 14 में लिखा है कि कानून के सामने सब समान होंगे और कानून का सबको समान संरक्षण मिलेगा, इसकी रखवाली कौन करेगा? क्या केवल अदालतें इसकी रखवाली कर पाएंगी? दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये भाजपाई पहले संविधान का उल्लंघन करते हैं और फिर उल जलूल केस लगा करके जब विपक्षियों को जेल में डालते हैं, अदालतें जमानत नहीं देती हैं तो कहते हैं कि तो अदालत उनको दोषी पा रही है। दरअसल जब जमानत पर सुनवाई होती है तब सारे सबूत नहीं चलते, तब केवल पुलिस की या सीबीआई की या ईडी की फाइल देखी जाती है। सबूत के आधार पर तो कोई दोषी पाया ही नहीं गया। लेकिन ये जनता में ऐसे पेश करते हैं मानो कि इन्होंने सरकार में रहते हुए जो आरोप लगाया, अपनी एजेंसी से जो आरोप लगवाया, उससे न्यायालय सहमत है। कहने का अर्थ क्या है कि ये लोग संविधान का इस तरह से हनन करते हैं, क्षरण करते हैं कि हर कदम पर उसका उल्लंघन करते हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। दल बदल का कानून लिखा हुआ है संविधान की 10वीं अनुसूची में। व्यक्तिगत तौर से मैं व्हिप के खिलाफ हूं, लेकिन संविधान में लिखा है तो चाहे मैं सहमत हूं या न हूं, संशोधन के जरिए बाद में जोड़ा गया है। यह मूल संविधान में नहीं था, संशोधन के जरिए बाद में जोड़ा गया और सभी पार्टियों ने ध्वनिमत से समर्थन किया था। तो आज तो संविधान का हिस्सा है। फिर यह कैसे संभव हुआ कि महाराष्ट्र में शिवसेना भी 2 टुकड़े में बंट गई, जबकि संविधान में लिखे प्रावधान के अनुसार जब तक 2/3 सदस्य न टूटे उसे नहीं मान्यता मिलेगी। यह कैसे संभव हुआ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी 2 टुकड़े में टूट गई? यानी बिना गवर्नर और विधानसभा स्पीकर की सहमति के षड्यंत्र के यह संभव नहीं था। हां, ये सारे षड्यंत्र जब कर लिए गए और सब कुछ तोड़कर मान्यता दिला दी गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे? न्यायालयों के लिए अंतिम सिद्धांत यह भी होता है कि अगर परिस्थिति इतनी बदल गई हो कि उसको रीस्टोर करना संभव न हो, तो फिर जहां से है वहीं से मान्यता दे दो। यह न्याय का अंतिम सिद्धांत होता है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कहेंगे? ठीक है, चलने दीजिए। आपने देखा होगा कि जब कोरोना फैला था तो सारी सरकारी मशीनरी, मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से कोरोना फैलाने का सारा दोष, सारा ठीकरा किस पर मढ़ रही थी? तबलीगी जमात पर। और तमाम विदेशियों को जो तबलीगी जमात में शामिल होने आए थे, जो प्रतिवर्ष आते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, दुबई के तमाम मुसलमान, उन सभी बेगुनाह विदेशियों को जेलों में ठूंस दिया गया। बाद में चाहे मुंबई हाई कोर्ट हो, चाहे आपका गुजरात हाई कोर्ट हो, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो, सबने इनको न केवल बरी किया बल्कि सरकार के इस दोषारोपण को खारिज करते हुए निंदा की है। लेकिन तब फिर मीडिया में कहीं नहीं आया। यानी हर कदम पर संविधान का दोहन करो, क्षरण करो, ताकि राजनीति चले। तो भाई, जब सरकार में जो बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी है संविधान के संरक्षण की, अगर वही संविधान को खो देगा तो शेष दूसरी एजेंसियां कैसे संविधान को बचा पाएंगी? लोग कहते हैं कि सरकार ने गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट सही कर लेती। क्यों भाई, सरकार गलत करने के लिए बैठी है क्या? अब मैं इसी आधार पर आज उदाहरण देता हूं नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री के वक्तव्य का, जो उन्होंने संसद में दिया। जब ओम बिड़ला को चुन लिया गया है और वो कुर्सी पर बैठ गए हैं,
तो उनके बधाई संदेश के रूप में सबसे पहले लोकसभा के नेता के नाते, जी हां, जो प्रधानमंत्री होता है अगर वो लोकसभा का सांसद है तो लोकसभा का नेता भी होता है। तो वर्तमान में लोकसभा के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी। सत्ता पक्ष के नेता को लोकसभा का नेता भी कहा जाता है, सदन के नेता हैं वो। तो सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी ऐसी तारीफें की हैं उनके पिछले कार्यकाल की। किनके? ओम बिड़ला के। क्या क्या किया आपने? अपनी अध्यक्षता में इतने कानून पारित करवाए। अरे नरेंद्र मोदी जी, जितने कानून पारित हुए उनमें से कितने पर बहस हुई? दोस्तों, संविधान में प्रक्रिया लिखी है कानून कैसे बनेगा। मैं यहां पर दो अनुच्छेदों का हवाला दूंगा। एक है अनुच्छेद 107 और दूसरा उससे पहले है अनुच्छेद 105। मैं इन दो का हवाला देकर बताऊंगा कि कैसे मोदी सरकार संविधान का घोर उल्लंघन कर रही है। अनुच्छेद 107 में लिखा है कि कोई भी कानून कैसे पारित होगा। जब वो बिल आएगा सदन में तो पहले उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी जिसमें सबको बता दिया जाएगा, कॉपी दे दी जाती है कि क्या इसमें लिखा है। सेकेंड रीडिंग में आपत्तियां ली जाती हैं, बहस कराई जाती है, सुझाव लिए जाते हैं, उन पर वोटिंग होती है और फाइनल कर लेने के बाद थर्ड रीडिंग फिर सुनाई जाती है सबको और फिर उस पर वोट होता है। आपने थोक भाव में एक ही दिन में 5-5, 6-6 बिल पास करवा लिए हैं, तो आप खुद से अपनी पीठ ठोक लीजिए कि हमने इतने सारे कानून पारित करवा लिए, लेकिन संविधान की भावना की तरफ तो आपने देखा नहीं, क्योंकि यह राजाज्ञा नहीं जारी हो रही थी प्रधानमंत्री जी। यह लोकतांत्रिक देश में कानून निर्माण हो रहा था जहां सांसदों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए था। अब आपके जो अपने सांसद हैं बोलने लायक है नहीं, क्योंकि आपने अपनी पार्टी को ऐसा बना दिया है कि अब उसमें कोई भी बोलेगा तो केवल आपका स्तुति गायन करेगा। वो कोई सुझाव, कोई विचार, कोई आलोचना, कोई कमी की बात उठा ही नहीं सकता। तो पूरा सत्तारूढ़ दल संविधान के अनुच्छेद 105 का प्रयोग ही नहीं करता है। वो वही करेगा जो मोदी जी कहेंगे। कम से कम विपक्ष उस पर चर्चा करता तो आज देश के सामने ये बात आती कि तीनों क्रिमिनल लॉ, जिनमें से एक 1860 में बनी थी आईपीसी, दूसरा 1872 में बना था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लेकिन तीसरा 1973 में बना था। जी हां, 1973 में बनी थी दंड प्रक्रिया संहिता। इन तीनों को एकाएक बदलने का काम आप क्यों कर रहे हैं? इस पर विपक्ष के सांसद सवाल करते, आप जवाब देते तो जनता को कुछ समझ में आता। दरअसल आपको यही छुपाना था, इसीलिए आपने 149 सांसदों को निलंबित करा करके एक तरफा तीनों कानून एक दिन में पारित करवाया। बताइए दोस्तों, मैं 20 वर्षों से सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस पढ़ा रहा हूं। मुझे कहीं कोई ऐसी जरूरत नहीं महसूस हुई थी कि इन सभी कानूनों को एक बार में पूरा का पूरा बदल दिया जाए। इन्होंने देश के सामने एक चुनौती पैदा की है। इस देश में 420 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की एक धारा एक मुहावरा के रूप में जानी जाती है कि 420 का मतलब धोखेबाज। इस देश में 302 आईपीसी की एक धारा है जो मर्डर के अपराध के रूप में जानी जाती है। इस देश में धारा 376 को लोग याद रखते हैं कि यह बलात्कार के दंड की बात करती है। सदियां लग जाती हैं धाराएं याद होने में। आपने एक बार में 1200 धाराओं के कानूनों को हटा करके नए कानून भी स्थापित किया। इसकी इतनी आवश्यकता क्यों थी? मैंने आपके तीनों कानूनों को पूरा पढ़ा है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज आपने अध्यक्ष को बधाई देने के बहाने से, उनके कार्यकाल की तारीफ करने के बहाने से नरेंद्र मोदी जी, आपने अपने उन कार्यों की सराहना कर ली जिनमें आपने संविधान का उल्लंघन किया था। और हद तो तब हो गई जब आपातकाल के दौरान, अब से 49 साल पहले, जो लोग संघर्ष किए, और मैं नहीं जानता या मानता कि आपातकाल के दौरान जिनको जेलों में रखा गया उनमें से कुछ लोग शहीद हो गए, बिल्कुल नहीं। हां, तत्काल कहीं लाठीचार्ज हुआ होगा, उसमें कोई शहीद हुआ होगा तो हुआ होगा, क्योंकि मेरे सगे मामा जी जेल में थे। सारी सुविधाएं उनको मिली थी सरकार की तरफ से, उनको अखबार मिलता था, रेडियो सुनने को मिलता था, सबको सब कुछ मिलता था।
क्योंकि वो संविधान के प्रावधान के अंतर्गत लगाया गया आपातकाल था, उसमें कानून के हिसाब से कार्य हो रहा था। हाँ, आधार वाजिब था कि नहीं था, इसकी चर्चा एकेडमिक स्तर पर की जा सकती है। लेकिन मोदी जी, आपने कौन सी धारा के तहत भारत के किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़कें खुदवा दी, बताएंगे आप? मोदी जी, आप कटीले तार सड़कों पर किस धारा के तहत बिछवा रहे हैं? संविधान में कहां आपको शक्ति मिली है कि आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की सीमा को ब्लॉक कर दें? कहीं ऐसी शक्ति नहीं मिली है। आपने तो बिना आपातकाल की घोषणा किए वो सब कुछ कर दिया है जिसे आपातकाल में भी करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। आपने बिना आपात की घोषणा किए वो सब किया है। मैंने अनुच्छेद 105 की बात की थी दोस्तों। अनुच्छेद 105 में संसद में सभी सांसदों को और अनुच्छेद 194 में विधानसभा में, विधान परिषद में सभी विधायकों को बोलने की आजादी है, अपना विचार रखने की आजादी है। लेकिन अनुशासन के अंतर्गत जरा ओम बिड़ला जी की तारीफ करते समय आपने पूछ नहीं लिया कि जिस समय वो दानिश अली के खिलाफ कुछ बोला जा रहा था रमेश बिधूड़ी द्वारा, उस समय मौन क्यों साध गए थे? तब उनकी ये आवाज कहां थी कि अध्यक्ष के खड़ा होने पर बैठ जाइए, 5 साल कहना न पड़े। ये कौन सी भाषा आज बोले हैं ओम बिड़ला जी? ये किसी कीमत पर लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, इसकी आलोचना होनी चाहिए। और मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि महज संविधान की किताब हाथ में ले लेने से संविधान की रखवाली करने की योग्यता आप में नहीं आ जाएगी। आपकी नीयत सही है, लेकिन संविधान में कहां कहां सरकार उल्लंघन कर रही है, छेड़खानी कर रही है, इस पर भी आप लोग गहन चिंतन करिए, ज्ञान लीजिए और अपनी बात, अपनी आवाज न केवल संसद में बल्कि इस सड़क पर भी बुलंद करिए। क्योंकि आज संसद में आपातकाल पर चर्चा करा करके लोकसभा स्पीकर ने 2 बातें स्पष्ट कर दी है कि वे तटस्थ नहीं है, वे निष्पक्ष नहीं है, वे लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि वे बीजेपी के एक नेता के रूप में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कार्य करेंगे। सरकार ने यह जता दिया है कि वह अब प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होने से ज्यादा लोकसभा के अध्यक्ष के पीछे खड़ा रहेगी, यह बता दिया है सरकार ने। तो इसलिए विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जा रही है। आप न केवल एकजुट होइए बल्कि निगाह रखिए कि कहां कहां संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जनता ने संविधान के नाम पर इस बार आपको वोट दिया है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं और बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि भारत के संविधान में इतनी ऊर्जा है, ये इतना विराट है, इतना व्यापक है कि लोग अपना जाति धर्म भूल करके इसको बनाए थे। लोग अपना जाति धर्म बिना सोचे समझे माने इसको मानते हैं और लोग बिना जाति धर्म में बटे इसके लिए लड़ेंगे। लेकिन विपक्ष मजबूत अगर है तो उसे यह ध्यान देना होगा कि उसकी आवाज न केवल संसद में बल्कि सड़क पर भी बुलंद होती रहे और यह बुलंदी हर समय संविधान के सापेक्ष होनी चाहिए, जिससे कि सरकार संविधान सम्मत कार्य करने के लिए बाध्य हो या फिर जनता में एक्सपोज्ड हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।